अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि अगर ये चीज़ ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ज़ीरो होगा। जहाँ पे चार्ज नहीं होगा वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि लेट से अगर ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही हैं, रिमेंबर, सही है। और मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करूँ तो क्या यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस होगा? तो देखें, अगर ये मेरा क्लोज सरफेस है तो चार्ज तो यहाँ है मेरे पास, तो यहाँ पे कोई चार्ज मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरे पास होगा इक्वल टू ज़ीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पॉइंट, तो इसको अगर सरफेस जो क्लोज होगा उसमें चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, तो फिर अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो ये जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हम डेंसिटी कह सकते हैं, ये हमारे पास जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस जीरो होगा। तो अगर क्लोज सरफेस चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस वाज द गॉसेस लॉ कि एक पॉजिटिव चार्ज हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देता है, एक नेगेटिव चार्ज हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देता है। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं सोर्स और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं सिंक। तो गॉसेस लॉ सिर्फ हमें ये कह सकता है फ्लक्स के बारे में। अब इसके बाद हम एक मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते हैं। वो है हमारे पास इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको समटाइम्स लिखते हैं, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है, और या इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है? देखें, यानी अगर हम क्लोज इंटीग्रल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो उससे हमारे पास ज़ीरो आएगा, और इसका हम ये मीनिंग ले सकते हैं इस सिंपली कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का जब डाइवर्जेंस लेंगे वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब इसका मतलब ये है कि लेट से ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। अब देखें, इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। अब रिमेंबर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा। इसका क्या मतलब है? अगर नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा तो वो साउथ पोल पे आके इस मैग्नेट के अंदर एक लूप कंप्लीट करेगा, और ये हमारे पास एक कंप्लीट लूप होगा। अब इसी तरह यहाँ से भी इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा और यहाँ पे आएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इसी मैग्नेट के अंदर इस को कंप्लीट करेगा एक लूप को। इसी तरह यहाँ से भी ओरिजिनेट होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे एक लूप को कंप्लीट करेंगे इस तरह, रिमेंबर, इस तरह। इसी तरह बहुत सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। ये इंटरसेक्ट नहीं होते, लेकिन बस आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये इस तरह क्लोज लूप्स फॉर्म करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके साउथ पोल से और फिर इसी मैग्नेट के अंदर आते हैं, फॉर्म करते हैं। अब देखिए, ये हमें एक बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज़ बता रहा है कि लेट से ये नॉर्थ पोल है। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस कंसिडर करूँ तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसका डाइवर्जेंस कितना होना चाहिए? देखें, अब आप कहेंगे कि यहाँ से तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, सही है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, तो आप कहेंगे कि इसका हमारे पास कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। लेकिन बात कुछ अलग है, और वो ये है कि अगर आप देखें, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रहा है वो इस तरह वापस आके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा मोर क्लियर बनाऊँ तो देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गए हैं, देखें, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें वापस आ रहे हैं। और आपको मैंने कहा कि अगर किसी पॉइंट से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कोई भी फील्ड लाइंस हो, उस पॉइंट से जितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं और उतने ही फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ज़ीरो फ्लक्स और ज़ीरो डाइवर्जेंस।
ज़ीरो डाइवर्जेंस। और यहाँ पे कुछ इसी तरह का मामला है कि नॉर्थ से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है वो क्लोज लूप चूंकि फॉर्म करते हैं, तो वो वापस आके इसी तरह एक क्लोज लूप, तो ये फील्ड लाइन जब गया था वही वापस आ चुका है, इसी तरह ये जो फील्ड लाइन गया था ये भी वापस आ चुका है। सो जितने आउटकमिंग है जितने इनकमिंग है वो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें, यहाँ पे तो जितने इंटर हो रहे हैं उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा रहे हैं, अगेन द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट और डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स यानी इस तरह कभी नहीं हो सकता कि आपको एक ही नॉर्थ पोल मिले और साउथ पोल ना हो। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि आपको जस्ट साउथ पोल मिले, यानी जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उसके केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अलग भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग भी हो सकता है, दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल अकेले नहीं रह सकते, यानी इस तरह नहीं हो सकता कि मोनोपोल हो, एक पोल हो। तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हमें बता रहा है, ये किस तरह हमें पता चला? चूंकि डाइवर्जेंस ज़ीरो है, और डाइवर्जेंस तभी ज़ीरो होगा अगर नॉर्थ पोल है तो उसका इफेक्ट जो कैंसिल करेगा वो साउथ पोल करेगा। इसी तरह अगर साउथ पोल है तो उसका जो इफेक्ट कैंसिल करेगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो हम कहेंगे कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिंपली मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सिंपली ये मतलब है। तो दिस इज अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो सिंपली। या इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इसको अगर ये क्लोज सरफेस है, इस पे हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लें, फिर उनके हर एक के लॉन्ग हम फाइंड करें बी डॉट डी ए, फिर उस इन सारों को हम जब ऐड करेंगे हमारे पास आएगा ज़ीरो। या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे डेल डॉट बी। इन दोनों का एग्जैक्टली दीज आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, बट इनको हम डिफरेंट स्टाइल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत ही फेमिलियर हैं, और इसका मतलब ये है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका मतलब ये है कि जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमारे बुक में इसको जो इसका एक्चुअल फॉर्म है वो कुछ इस तरह है, लेकिन चूंकि हम सेकेंड ईयर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें इसको इस तरह लिखते हैं, ईएमएफ इंड्यूस माइनस डेल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बुक्स में इस तरह लिखा गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। यानी इसका सिंपली मतलब क्या है? तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इजी हम इसको समझ सकते हैं। फैराडे कह रहा है कि जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये नेगेटिव साइंस लेंज़ लॉ से आया है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा। अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कॉज को किस तरह अपोज करता है, लेकिन आपने ये समझना है कि जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म है वो कह रहा है कि लेट्स से ये हमारे पास एक रीजन है, दिस इज अ रीजन, दिस इज अ रीजन, दिस इज अ रीजन। अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे सिंपली। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है इस रीजन में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये जो इसके इर्द गिर्द जो रीजन है, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस का मतलब है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ईएमएफ इंड्यूस का सिंपली मतलब ये है कि जिस तरह एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, अगर आपने कॉइल के करीब मैग्नेट आप लाएंगे तो जब मैग्नेट आप लाएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और आप उसको गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि अगर ये मेरे पास एक कॉइल है एंड दिस इज़ अ मैग्नेट और इस मैग्नेट को मैं इसके करीब लाता हूँ और इस कॉइल को अगर मैं किसी लेट से गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करूं तो जैसे ही मैं इसके करीब लाऊंगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ पे आपको एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इट मीन्स कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सिंपली ईएमएफ इंड्यूस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट मिलेगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे हमारे पास कुछ मसला हुआ, ऑडियो मसला हुआ, तो इसको हमने ठीक किया है अभी। तो उस पॉइंट को थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर ये हमारे पास एक बाउंड्री है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है सिंपली, तो इस बाउंड्री में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द बाउंड्री। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो हमें इस बाउंड्री में कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल। अब इसके बाद जो फोर्थ एक मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो है एम्पेयर्स लॉ पे बेस्ड है। तो उसमें फिर एम्पेयर्स लॉ में जब उसको एक्सप्लेन किया गया तो उसमें कुछ करेक्शन की फिर मैक्सवेल ने उसमें कुछ करेक्शन की। उस करेक्शन का कुछ मकसद है और उसका जब वो क्लेश आया उनके दोनों के व्यूज़ में तो वो क्लेश क्या था उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद जो फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो है, यानी ये एक एम्पेयर लॉ है लेकिन इसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सवेल ने इसको आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इजी फॉर्म में या रीअरेंज फॉर्म में एक्सप्लेन किया, अरेंज किया, और जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। तो देखें इसका मतलब क्या है। एम्पेयर लॉ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इट इज़ द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच गिव्स अस अ करंट आई। अब इसका मतलब ये है, सिंपली मैक्सवेल कह रहा है कि अगर ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो करंट पैदा होगा। जब करंट जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस वायर के इर्द गिर्द क्लोज लूप में के फॉर्म में होगा, क्लोज लूप फॉर्म करेगा। अब देखिए एम्पेयर लॉ ये कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड दिस क्लोज लूप, it is directly proportional to the current I in the wire, यानी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स अपॉन द करंट I in the wire। जितना मैग्नेटिक करंट ज़्यादा होगा इस वायर में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। यानी अब अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, perpendicular distance from the wire। तो the magnetic field around the wire, current carrying wire, is directly proportional to the sum of all the currents in the wire। जितने भी करंट, अगर इसके अलावा 2-3 वायर्स भी हो सकते हैं, जितना भी करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेट अमाउंट ऑफ करंट, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेट फ्रॉम टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यानी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी जितना हम यानी इसके जब करीब जाएंगे तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर इससे दूर जाएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड दिस, ये हमारे पास क्लोज लूप के फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट, हमें टोटल करंट मिलेगा इस वायर में, ये इक्वल होगा। और ये क्या चीज़ है, म्यू नॉट, इट इज़ आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। जिस तरह परमिटिविटी होती है ये भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, परमिएबिलिटी, जो कि अलाउंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड होती है। ये एक अलग कहानी है, इसको फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड हमें एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड उसके अलॉन्ग एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, और वो डिपेंड करेगा द करंट आई इन द वायर, एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखें ये चीज़ अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, और डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि एल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी, यानी जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, सॉरी, इसको हम कहेंगे
करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज द करंट डेंसिटी। अब देखें ये कर्लिंग, इसका क्या मतलब है? कर्लिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पेयर्स लॉ का, और ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। अब देखें यहाँ पे एम्पेयर और मैक्सवेल एग्री नहीं हो रहे हैं। तो देखें अब इसमें एक मसला आ रहा है, और वो मसला क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें ये करेक्ट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एम्पेयर इक्वेशन नहीं है। अब इसको मैक्सवेल ने क्यों करेक्ट किया? देखें सिंपल सी बात ये है कि अगर ये हमें कह रहा है, ये B.ds ये फॉर्मूला हमें कह रहा है कि जहाँ पे करंट ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो होगा, यानी जहाँ पे करंट नहीं होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब देखें अगर हम कैपेसिटर की एक एग्जांपल लें, कैपेसिटर, दिस इज़ अ कैपेसिटर प्लेट्स, इसको हम कंसिडर करते हैं कैपेसिटर प्लेट्स। दिस इज़ अ कैपेसिटर प्लेट, दिस इज़ अ कैपेसिटर प्लेट। इसको मैं कनेक्ट करूँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एक को मैं कनेक्ट करूँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज़ V, और ये इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट स्टार्ट होगा। अब देखें ये जो करंट है दिस इज कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का मतलब ये है कि जो सिंपली हम कहते हैं कि ये एक वायर है और करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए कुछ पाथ रिक्वायर्ड है, कुछ क्लोज पाथ रिक्वायर्ड है। ये एक सर्किट के साथ कनेक्ट है और इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो होगा, तो पाथ क्लोज होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो रन यहाँ पे जो करंट आएगा ये होगा कंडक्शन करंट। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, अब ज़रा एम्पेयर के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँगा, इस पॉइंट को, तो देखें इस पॉइंट पे हमें पता है यहाँ पे हमें यही करंट मिलेगा IC, तो इसके अलोंग हमें एक क्लोज लूप की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लोज लूप की शक्ल में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ पे ये बात ठीक है कि डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये बात यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट लूँ, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक पॉइंट लूँ, तो यहाँ पे क्या करंट है कि नहीं है? तो देखें एम्पेयर ने कहा, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, अगर ये क्लोज लूप जो है वायर यहाँ से जा रहा है, तो इसके अराउंड, अगर ये वायर है तो इसके अराउंड मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसके यहाँ भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन चूंकि ये करंट यहाँ से तो जा नहीं रहा आगे, दिस इज़ फ्री स्पेस, दिस इज़ फ्री स्पेस। लेट्स से यहाँ पे हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रख रहे फॉर सिंप्लिसिटी, ये एक फ्री स्पेस है। तो इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे तो ये पाथ तो क्लोज है नहीं सिरे से, सिंपली हमें पता है दिस इज़ नॉट द क्लोज पाथ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पेयर चूँकि यहाँ पे पाथ क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? करंट ज़ीरो होगा। तो जब करंट ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो अब एम्पेयर तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब मैक्सवेल जो है वो इनके साथ एग्री नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट है, करंट है, डेट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूप की शक्ल में ये एम्पेयर लॉ है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे करंट नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये कहानी कुछ अलग थी। क्या हुआ कि यहाँ पे जब हमने एक नीडल रखा, एक नीडल हमने रखा, तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। जब नीडल हमने इस पॉइंट के करीब रखा तो वो डिफ्लेक्ट हुआ, और वो डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब एम्पेयर जो है वो उनके साथ एग्री नहीं हो रहे थे, तो मैक्सवेल ने कहा अगर यहाँ पे करंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। लेकिन जब इसी नीडल को उसने इस पॉइंट पे रखा तो अगेन उतना ही डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी महसूस हुआ। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ पे भी उतना ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे भी उतना ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है? सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सम करंट हियर। ये तभी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर। मैक्सवेल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू यू ये तभी पॉसिबल है कि जब करंट होगा, और जब भी करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे एम्पेयर को थोड़ा सोचना पड़ा कि हाँ ये किस तरह पॉसिबल है, अगर उतना ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है जितना इस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ तो पाथ क्लोज नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना ही डिफ्लेक्शन मिल रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब है सिंपली कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगेन वो उसके साथ एग्री नहीं हो रहा था। तो मैक्सवेल ने क्या किया, उसने कहा कि जी करंट हमेशा एक होता है कंडक्शन करंट, IC इज द कंडक्शन करंट।
तो मैक्सवेल ने कहा कि एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मैक्सवेल ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा करंट क्या हो, बस वही रटी रटाई चीज़ें हो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। नो, दिस इज द कंडक्शन करंट एंड दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जी यहाँ तो पाथ क्लोज नहीं है, तो ये किस तरह का करंट है? तो मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इसका पाथ हो, बल्कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। क्या कहा उन्होंने? कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक करंट जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अ टाइम वेरिंग electric field produces or generates a current known as displacement करंट। यानी एक करंट हमें मिल रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अब एग्री हो रहे हैं दोनों कि हाँ, यहाँ पे जितना चेंज आ रहा है करंट की वजह से, जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पे है उतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्शन करंट है, क्या ये इक्वल होंगे? तो जाहिर सी बात है, जितना डिफ्लेक्शन हमें यहाँ मिला था उतना ही डिफ्लेक्शन हमें यहाँ मिला है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट मस्ट बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट, बट इट डज नॉट रिक्वायर अ पाथ फॉर इट, जस्ट लाइक कंडक्शन करंट। इसके लिए कुछ पाथ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो रिमेंबर, इसका मतलब ये है कि अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू अ कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक केस में हमने पढ़ा कि उस रीजन में हमने कंसिडर किया, इससे पहले हमने पढ़ा कि एक रीजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। और जी अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जी हमें इस पॉइंट के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो कि कर्लिंग है। वाह जी, क्या बात है। यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यानी अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है हमें कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो फिर ये दोनों एग्री हुए। अब देखें कैपेसिटर में किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो रिमेंबर, अब आप कहेंगे कि चूंकि ये AC और DC, तो अगर आप AC को कंसिडर करेंगे, कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको थोड़ा सा इजीली बनाते हैं कि इनिशियल कंडीशन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनिशियल, तो देखें यहाँ पे उस पॉइंट को हमने कंसिडर किया अकॉर्डिंग टू एम्पेयर। यहाँ पे हमें इस पॉइंट के अलोंग एक लूप में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल यहाँ पे एक करंट एग्जिस्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, और ये चूंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें मिल रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें ये करंट मिल रहा है। देखिए, जब कैपेसिटर को हम इनिशियली DC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में इस प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आना बिल्ड होते हैं जब कैपेसिटर चार्जिंग के केस में हो, कंप्लीटली जब चार्ज ना हो। अगेन जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। एंड रिमेंबर, दिस इज नाउ अ स्टेडी स्टेट। जब स्टेट स्टेडी होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा तो टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास जीरो होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास जीरो होगा, यानी जब तो इसका मतलब है कंडक्शन करंट भी जीरो होगा। फिर जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाए कंडक्शन करंट भी हमारे पास जीरो होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनिशियली जब चार्जेस बिल्ड होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये यानी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी गॉसेस लॉ से, इसको मैं सिंपली इस तरह लिख सकता हूँ कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ डेल बाय डेल टी ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल Q बाय डेल टी, और ये मेरे पास इक्वल आ गया है फ्लक्स E बाय डेल टी। अब ये देखें ये चीज़ क्या है हमारे पास, दिस इज करंट एंड रिमेंबर दिस इज द कंडक्शन करंट। नाउ दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी करंट जिसको हम कहते हैं, सॉरी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज नॉट द कंडक्शन करंट, एंड दिस इज इक्वल टू फ्लक्स E, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ID। अब इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है वो इक्वल है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चले जी, मैक्सवेल ने करेक्शन कर ली है कि नहीं जी ये बात भी आपने समझनी है कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे वायर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक ज़रूरी है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हमेशा इससे हमें करंट नहीं मिलेगा, बल्कि हम एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एक करंट ले सकते हैं, एंड दैट इज़ द कंडक्शन करंट, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय मैक्सवेल। तो उसके बाद ये दोनों एग्री हुए और मैक्सवेल्स ने ये फाइंड आउट किया कि कंडक्शन करंट कितना होगा। इट विल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो उसको अगर हम अब कंप्लीट फॉर्म में लिखे मैक्सवेल, इसको फिर हम कहते हैं एम्पेयर, मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्योंकि इसमें एम्पेयर ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन की है, अभी करेक्शन की है, तो इसको मैं लिख सकता हूं B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, दिस इज द करंट डेंसिटी। यानी ज़रूरी नहीं कि ये उस केस के लिए होगा जब हम अगर इसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर यहाँ पे हमें एक और करंट मिलेगा जिसको हमने फाइंड आउट किया, और वो इक्वल है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ E नॉट, वही करंट, कंडक्शन करंट इसके साथ ऐड करेंगे बाय डेल्टा टी। और फिर चूंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इंट्रोड्यूस हम करते हैं म्यू नॉट, तो इसका आपने ख्याल रखना है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ दिस इज द कंडक्शन करंट ID, दिस इज द कंडक्शन करंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट, और सिंपली इसको मैं I से लिख सकता हूँ इस तरह, ठीक है, म्यू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ कंडक्शन करंट प्लस दिस इज म्यू नॉट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ, फाइनल जो करेक्ट इक्वेशन आएगा हमारे पास वो इक्वल है म्यू नॉट IC प्लस ID। तो जी कंडक्शन करंट के साथ साथ हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। तो यहाँ पे एम्पेयर वाज स्टक्ड that how is it possible if there is no path for the electron to flow, there is no such current. If there is no such current, then how is it possible that needle is deflecting by the same amount as at point B? तो फिर हमने देखा कि जी हमने जब नीडल को रखा तो डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होना चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हमें मिल रहा था। तो मैक्सवेल जो थे हमारे पास वो करेक्ट थे, तो उन्होंने वो करेक्शन की, एंड दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स, दिस इज द करेक्ट मैक्सवेल्स एम्पेयर इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो जाहिर सी बात है मैं अपने लेवल पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ ना कुछ डिफिशेंसीज में होंगी। आई होप सो आपको समझ आ चुकी है, और अगर इसमें कुछ मसला होगा आप कमेंट्स में आप लेट मी नो इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये मेरे पास एक डायपोल है, सॉरी ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं इसको क्लोज लूप में यानी गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करूं तो क्या मुझे यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा, यहाँ पे मुझे फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं एक डायपोल को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हो ये एक डायपोल बनाता है, तो क्या मैं अगर इसको एक क्लोज सरफेस में कंसिडर करूँ तो मुझे एक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा कि नहीं, तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में इंशाल्लाह। और एक और क्वेश्चन कि आप मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये किस चीज़ की वजह से हो रही है, इतना ये ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ की वजह से हो रही है, और इतना टेम्परेचर क्यों राइज़ हो रहा है कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतना पसीना छूट रहा है। तो इसका कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर में इतना टेम्परेचर राइज़ नहीं हो रहा था, और अब टेम्परेचर इतना राइज़ हो रहा है 46, इवन कुवैत में 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज़ हो चुका है। तो आप अगर जानते हैं तो ज़रूर आपने वीडियो के एंड में बताना है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।